You open Google, search something online or visit any website, send any WhatsApp message, make any order or pay your bills. All of this happens within seconds. But have you wondered what's actually happening behind the scene? Today we are going to know internet from inside, how it works, what's a link between URL and a website, what do we mean by web browser, web server and web crawler, and what ISP actually mean, how we use the internet for communication and shopping, and how government uses it, and finally how cyber criminals misuse it. So hello and welcome in this lecture. Today we are going to learn Introduction of Internet, which is our first chapter in second module. To get the clear concept of all of these things, watch the lecture till the end. As you know, internet is a worldwide network, or we can say it's a global network. At the basic level, we have a network that is simply interconnection between two or more computers, जिसमें कम से कम दो कंप्यूटर्स होने चाहिए या दो से ज़्यादा भी इस नेटवर्क में ऐड हो सकते हैं। इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। एंड हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है एंड वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हमने देखा था इट इज़ कन्फाइंड टू अ सिंगल बिल्डिंग। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमने देखा था इट लिंक्स ए सिटी विद द सेम नेटवर्क। एंड वाइड एरिया नेटवर्क में हमने देखा था पूरी दुनिया में जो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, एंड उसकी एग्जांपल है इंटरनेट। सो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स। जैसे आपको पता है कि इंटरनेट से ही हम यहाँ से लेकर किसी दूसरी कंट्री में मैसेज सेंड कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपना रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे काम पॉसिबल है जब आपके पास एक नेटवर्क है एंड जो ग्लोबल लेवल पे लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसका नाम इंटरनेट है। हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, जिसमें आप ईमेल देख सकते हो, चैट्स भी आप लोग करते हैं, ऑडियो वीडियो एंड वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि एजुकेशन, रिसर्च, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, शॉपिंग, इन सारी चीजों में आसानियां आ गई है। अब अगर किसी को कोई भी कंसेप्ट जानना है तो वो YouTube की मदद से एक सेकंड में वो कंसेप्ट आराम से सीख सकता है। दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर उसके पास इंटरनेट नहीं होगा फिर इन रिसोर्सेज तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब आजकल की जिंदगी की जरूरियात ही इंटरनेट बन गई है, जिसमें आप देखेंगे हम अपने बिल्स को पे करते हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ना है वो भी आप इंटरनेट के ही जरिए पढ़ पाते हैं, आपको कोई एयर टिकट बुक करनी है, रेलवे रिजर्वेशन करनी है, वो भी इंटरनेट के ही जरिए होती है। आपस में आपको कोई क्लास है जैसे जूम मीटिंग या गूगल मीट का इस्तेमाल करके आप अपनी क्लास भी अटेंड कर पाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर वन अम्ब्रेला दैट इज इंटरनेट। सो ये सारी एप्लीकेशंस तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तब ये सारा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक स्टोरी समझते हैं कि इंटरनेट जो है वो हमारे पास कैसे आया। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था यूएस मिलिट्री ने और उसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट जो था इसमें इन्होंने ट्राई किया कि ये दो जगहों को आपस में कनेक्ट कर पाए ताकि ये जो दो यूनिवर्सिटीज है वो आपस में डेटा को शेयर कर पाए, यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स हमारे पास है वो आपस में कनेक्ट हो पाए। तो ये सारा काम जो है वो हमने स्टार्ट किया था आरपानेट में, जो हम बोलते हैं आरपानेट स्टार्ट हुआ इन 1969, जहाँ पे हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स में आपस में कनेक्ट किया। अब यहाँ पे कोई मीडियम हमें चाहिए था कि जिससे हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजे। जैसे आज आप देखते हैं अगर आपको कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, या तो आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम, स्काइप, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब ये नहीं थे। लेकिन एक फेमस साइंटिस्ट हमारे पास थे जिनका नाम था रे टॉमलिसन। अब इन्होंने क्रिएट किया ईमेल उन्होंने क्रिएट किया 1971 में, जिसमें इन्होंने टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया इन 1972। यहाँ पे इन्होंने एक मेल सर्वर डेवलप किया जिसकी मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर पाते थे। एंड आफ्टर 10 years ARPANET ने 200 साइट्स को आपस में कनेक्ट किया। लेटर ARPANET वाज फेज्ड आउट। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1969 में, यहाँ पे इसने बेसिक लेवल पे दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, दो जगहों को आपस में कनेक्ट किया, एंड इन 1971 20 साइट्स को इन्होंने आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ईमेल वो कर पाते थे, अपना डेटा शेयर कर पाते थे। आफ्टर दैट 10 साल में इन्होंने 200 साइट्स को कवर कर लिया, आपस में वो डेटा शेयर कर पाते थे। लेकिन एडवांस लेवल पे नेटवर्क का काम अभी भी नहीं हुआ था।
उसके लिए और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उस प्रोजेक्ट का नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जिसने एक नेटवर्क स्टार्ट किया जिसमें एडवांस नेटवर्किंग का काम स्टार्ट होने लगा, जो कि स्टार्ट हुआ 1985 में। इसके पार्टिसिपेंट्स क्या थे? NCAR था, IBM जो कि बड़ी उस टाइम पे कंपनी थी जो कंप्यूटर्स को बनाती थी, MCI, ANS एंड यूनिवर्सिटीज को इन्होंने आपस में कनेक्ट किया ताकि वो अपने अलग अलग ब्रांचेस को कनेक्ट करके डेटा को शेयर कर पाए। एंड इन 1990s ARPANET टोटली डिसकंटिन्यू हुआ, NSFNet ने टेक ओवर किया। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडवांस रिसर्च का काम या एडवांस नेटवर्किंग का काम जो करने लगा, दैट वाज NSFNet। सो हमने देखा यहाँ पे 1969 में ARPANET स्टार्ट हुआ और उसमें 1971 में रे टॉमलिसन आए, उन्होंने ईमेल डेवलप किया और ईमेल डेवलप करने के बाद उन्होंने 20 साइट्स को आपस में कनेक्ट किया। फिर आफ्टर 10 इयर्स 200 साइट्स को ARPANET के अंडर ही कनेक्ट किया गया। उसके बाद और एक प्रोजेक्ट आया जिसने एडवांस लेवल पे काम किया, जिसका नाम था NSFNet। NSFNet ने क्या किया? ये स्टार्ट हुआ 1985 में और इसने बहुत सारी एजेंसीज को आपस में कोलैबोरेट कराया और वो डेटा शेयर कर पाते थे। एंड इन 1990s जो ARPANET स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे क्या हुआ? वो डिसकंटिन्यू हुआ। अब ARPANET का नाम किसी को नहीं लेना पड़ता था। तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो सारी एजेंसीज है इन्होंने कोलैबोरेशन किया और भी एजेंसीज को ऐड किया विद टाइम। एंड एट द एंड ये सारा जो नेटवर्क वो पूरी दुनिया तक फैल गया और इसका नाम रखा गया इंटरनेट। अब इंटरनेट कहां कहां पे यूज होता है आपको पता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो आप, एजुकेशन में यूज करते हो, बिजनेस, रिसर्च, एंटरटेनमेंट या बैंकिंग, शॉपिंग एंड अदर सर्विसेज में भी आप इसको यूज करते हैं। अब समझते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ये पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम है या अलग अलग? आपकी राय क्या होगी इस सवाल के बारे में? तो इसका जवाब है कि ये दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये एक रिपोजिटरी है, यानी एक स्टोरेज लोकेशन है जहां पे हम वेबसाइट्स को स्टोर करके रखते हैं। इंटरनेट यूजर के कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। ये जो मीडियम हम यूज करते हैं अपने डेटा को सेंड एंड रिसीव करने में, उसको ही हम इंटरनेट बोलेंगे। और जहां पे वेबसाइट्स को स्टोर किया गया वहां पे हम उसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे। और ये क्या है? क्लाइंट यानी यूजर। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? उसका नाम था टिम बर्नर-ली, जिसने क्रिएट किया था 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे इंटरलिंक्ड रिसोर्सेज हैं। जैसे आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप टेक्स्ट भी ढूंढोगे, इमेजेस भी होती है, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपको मिलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब में। इसको बिल्ड किया गया था तब URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से, HTTPS से, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTML से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को यूज करके हमने वेब पेजेस को डिजाइन किया था। HTTP से हम ट्रांसफर कर पाते थे इंटरनेट पे अपनी फाइल्स को। URL क्या होता था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे हम अपनी वेबसाइट को ढूंढ पाते थे ओवर दिस वर्ल्ड वाइड वेब। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसमें हमने वेबसाइट्स को अलग अलग रखा। अब इन वेबसाइट्स का कोई नाम होना चाहिए ताकि हम इनको ढूंढ पाए, और उस नाम को हम बोलते थे डोमेन नेम। डोमेन नेम एक वेबसाइट का होता है, दूसरी वेबसाइट का अपना डोमेन नेम होता है। इसी तरह आप देखेंगे गूगल का ये क्या है? व्हाट इज दिस गूगल? दिस इज अ डोमेन नेम। व्हाट्स Amazon? दिस इज अ डोमेन नेम, यानी वेबसाइट का कोई नाम है। इंस्टाग्राम, इट्स अ डोमेन नेम। कश्मीर यूनिवर्सिटी .in, इट्स अ डोमेन नेम। अब इन डोमेन नेम्स को हम कैसे सर्च कर पाते हैं और हम कैसे पहुंच जाते हैं इस रिसोर्स तक? दैट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। यानी वेब ब्राउजर की ही मदद से आप ये डोमेन नेम यानी URL सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आपके सामने ये रिसोर्स भेजा जाता है। अब ये वेब कैसे काम करता है? यूजर कोई रिक्वेस्ट यानी URL टाइप करता है अपने वेब ब्राउजर में, फिर चाहे वो मोबाइल है या लैपटॉप है। अब इसने ब्राउजर में URL डाला, URL डालने के बाद इसका ब्राउजर जो है वो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल एक है। इस रूल की मदद से ये ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के कौन सा हो सकता है आपके पास? गूगल भी हो सकता है, इसी तरह आपके पास है बिंग भी है, याहू भी है, डक, ये सारे आपके पास वेब सर्वर्स होते हैं। और वेब सर्वर्स जो है, वेब सर्वर क्या करते हैं? ये वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी फाइल ढूंढ के देते हैं। इनके अपने वेब क्रॉलर होते हैं जो कि यहाँ पे इस स्टोरेज में
वही फाइल ढूंढते हैं जो कि यूआरएल के जरिए इन तक पहुंची है। तो जो रिक्वेस्ट ये रिसीव कर दे उसी का ही रेस्पॉन्स यहाँ पे ढूंढ के वो वापस रीडायरेक्ट करते हैं ब्राउजर को, और यूजर वो रेस्पॉन्स देख पाता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेबसाइट्स, विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस। अब एक सवाल है आपके पास, ये इंटरनेट जो है ये किसका है? क्या ये जियो का है, एयरटेल का है? इसका ओनर कौन है? इंडिया का है, यूएस का है, चाइना का है? किसका ये इंटरनेट? हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट? सो लेट मी टेल यू, इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल एंटिटी। किसी एक इंसान का नहीं है, किसी एक कंट्री का नहीं है, बट इट्स ए कोलैबोरेटिव थिंग, इट्स ए कोलैबोरेटिव एसेट, इट्स ए ग्लोबल नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला है और अलग अलग लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल लेवल पे बनी है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वो पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए हैं कहां पे कैसे काम हो रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट के रिलेटेड जो भी काम पूरी दुनिया में होने हैं, वो यही ऑर्गेनाइजेशंस जो देखती है इंटरनेट की स्मूथ फंक्शनिंग। उसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, यानी प्रोटोकॉल जो हमने देखे थे, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। पिछले लेक्चर्स में अगर आप देखोगे हमने वो सारे प्रोटोकॉल एक जगह पढ़े थे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो भी इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है, इसके क्या रूल्स होंगे, कौन से मैं यूज करोगे, तो वो सारा चीज देखता है आईईटीएफ, यानी ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट देखता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब इनको नजर रखने के लिए और एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है आईईएसजी, इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। ये क्या करती है? इट ओवरसीज आईईटीएफ, एंश्योर्स स्टैंडर्ड प्रोसेस इज फॉलोड। जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ओवरऑल बने हैं, ये देखते हैं कि मतलब वो फॉलो ये आईईटीएफ करता है भी या नहीं। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेट सोसाइटी, आईएसओसी। ये क्या कहता है? इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड्स भी होते हैं, जो कि ओवरऑल पॉलिसीज बनाई जाती है थ्रू आउट द ग्लोब इंटरनेट के रिलेटेड। जैसे पार्लियामेंट होता है वैसे ही ये इंटरनेट सोसाइटी भी होती है, जो कि जहां पे ये कानून बनाए जाते हैं इंटरनेट के रिलेटेड कि कहां पे कैसे काम करना है। आफ्टर दैट वी हैव इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड क्या कहता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल आर्किटेक्चर। मान के चलो ये एक कंटेनेंट है, ये दूसरा कंटेनेंट है, इनको कहां से हमें कनेक्ट करना है? हम यहां से कनेक्ट करें, यहां से कनेक्ट करें। जो वायर हमें एक कंटेनेंट से दूसरे कंटेनेंट में लेनी है, वो हम पानी के रास्ते से ले, ओशन से ले, डेजर्ट से ले, कहां से लेंगे? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है इंटरनेट का, तब आपके पास फिजिकल वायर का होना जरूरी है। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आयाना। आयाना क्या होता है? इंटरनेट असाइन्ड नंबर्स अथॉरिटी। जो आपने पढ़ा है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है? ये एड्रेसिंग का काम करता है, यानी अगर वेब एसेट्स को आपको ढूंढना है वर्ल्ड वाइड वेब में, तो उनका एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? दैट इज दिस आयाना। ये मैनेज करता है आईपी एड्रेस, मैनेज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? मैंने आपको बोला google.com। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो उसका आपको एक वेबसाइट भी बनाना है, वेबसाइट का कोई नाम होगा तो उस नाम को हम बोलेंगे डोमेन नेम। तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी नाम नहीं रख सकते, आपको पहले देखना है कि वो प्री ऑक्यूपाइड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा फेसबुक फॉर एग्जांपल, तो उसका डोमेन नेम नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसी तरह डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? जब हम वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट्स को रखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, हम एक वेबसाइट को देखते हैं। पहले एक वेबसाइट को हम कैसे ढूंढेंगे? हम इसका एक आईपी एड्रेस रखते हैं। क्या रखते हैं? आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, इसका है 192.168.1.1। ये इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस। इसका क्या होगा? इसका दूसरा होगा। सिमिलरली इस वाली वेबसाइट का और एक आईपी एड्रेस होगा। अब अलग अलग वेबसाइट्स का वर्ल्ड वाइड वेब पे आईपी एड्रेस है, लेकिन यूजर क्या जानता है? यानी आप और मैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं डोमेन नेम। क्या जानते हैं? डोमेन नेम। जैसे आप जानते हो google.com, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जेकेएसएसबी, एसएससी, ये सारे जो है ये डोमेन नेम है। अब आप अपने ब्राउजर में क्या लिखते हो? आप ये वाला आईपी एड्रेस तो नहीं लिखते, क्योंकि ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर्स को याद रखना। इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया कि ह्यूमंस को ज्यादा अल्फाबेटिकल नाम से याद रहते हैं, तो वो डोमेन नेम से ही इनको कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब लिखा, अब इस यूट्यूब को अप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक सिस्टम लगता है, उसको हम बोलते हैं डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है डोमेन नेम को इसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। फिर जो आपका वेब सर्वर है, वेब सर्वर इसी आईपी एड्रेस को ही ढूंढता है वर्ल्ड वाइड वेब में, और इसी के रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज को मिलते हैं वो यहाँ पे वापस
आपके मोबाइल के ब्राउजर की ओर रिडायरेक्ट करता है। तो डीएनएस आप याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम का काम यही होता है कि वो डोमेन नेम को यानी google.com को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स एंड रिसोर्सेज के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। ये क्या करता है, ये भी डीएनएस के लिए ही काम करता है, यानी डोमेन नेम्स जो भी आप वेबसाइट्स को देते हो वो ये एलोकेट करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल इंटरनेट नेमिंग, यानी ग्लोबल इंटरनेट में जो भी आप नाम यूज करते हो, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, उसके रिलेटेड ICANN रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने यहां पे देखा IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आपके पास है, बेसिक रेस्पॉन्सिबल कि इंटरनेट फंक्शनिंग है या नहीं है, उसके लिए ये देखता है। हमने देखा IESG जो है वो ओवरसी करता है IETF को कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, स्मूथली काम कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज इंटरनेट सोसाइटी ने बनाए हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह इंटरनेट सोसाइटी हमने देखा ये पॉलिसीज बनाते हैं, यहाँ पे मेंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी होता है जो कि ये सारे गाइडलाइंस बनाते हैं। आर्किटेक्चर बोर्ड क्या है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड देखता है ओवरऑल हमारा जो इंटरनेट है वो कैसे फैलेगा, यानी स्ट्रक्चर दे देता है इंटरनेट का कि इसके कनेक्शंस कहाँ से होंगे, हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, कौन कौन से मीडियम्स को यूज करके हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। आयाना क्या करता है, ये एड्रेसिंग का काम, जो आईपी एड्रेस के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो आयाना देखता है। अब ICANN क्या करता है, जो नेमिंग होती है यानी डोमेन नेम होते हैं उनके रिलेटेड ICANN रेस्पॉन्सिबल है। अब कुछ की कंसेप्ट्स यहाँ पे समझते हैं, जैसे आईपी एड्रेस। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले वो आप देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर सुने तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें आप देखेंगे यूनिक न्यूमेरिक लेबल फॉर ए डिवाइस, यानी किसी भी, जैसे मेरा नाम है मुसाब, तो लोग मुझे कैसे बुलाते हैं, मुसाब करके ही बुलाएंगे, तो मेरा एक नाम है। लेकिन जो भी इंटरनेट में कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके नाम नहीं होते, उनका एक नंबर होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, उससे आप आइडेंटिफाई होते हो, इसी तरह कोई भी वेबसाइट है या कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है, उसको लोकेट करने के लिए उसका एक नंबर होता है और उसी नंबर को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, जैसे मैंने बोला google.com, youtube.com, इन सारे .coms, तो जिनके बाद में आप .com, .in, .net देखेंगे वो सारे डोमेन नेम्स होते हैं। DNS क्या होता है, ये डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, जो हमने अभी देखा। HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी का है HTTPS, यानी S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो तो उसके सामने आप देखते हो https://www.google.com। तो ये क्या है, ये जब आपका ब्राउजर ऐसी वेबसाइट को देखता है तो उसको पता चलता है कि मुझे कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से रूल्स ऑफ एनक्रिप्शन यहाँ पे यूज करने हैं ताकि मेरा जो ट्रांसमिशन है वो सिक्योरली हो पाए। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, जो जिसको आप लिंक बोलते हो या वेबसाइट की लिंक मुझे चाहिए, उसी लिंक का असल में नाम है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो ऐसी दिखती है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका ये वाला पार्ट है, दिस इज प्रोटोकॉल, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब बताता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में ढूंढना है। example.com ये डोमेन नेम है, यानी अगर ब्राउजर इसको भेजेगा सर्वर तक, सर्वर क्या पड़ेगा इसको, यहाँ पे प्रोटोकॉल ये वाला रास्ते में यूज होगा। वर्ल्ड वाइड वेब में ये चीज ढूंढनी है, example.com उस वेबसाइट का नाम है जो हमें चाहिए। अब इंटरनेट के रिलेटेड और भी कुछ चीजें हम यहाँ पे जानते हैं, जैसे हाई स्पीड नेटवर्किंग कनेक्टेड मेजर नेटवर्क्स एंड कंट्रीज। आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज अब आजकल हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिससे वो वीडियो कॉल्स कर पाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है इन्हीं फास्टर नेटवर्क्स के थ्रू। इससे हमारी पढ़ाई में हेल्प मिलती है, रिसर्च में हेल्प मिलती है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस रिलेटेड या ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्प मिलती है। तो ऑनलाइन बिजनेस अगर आप देखेंगे वो कमर्शियल लेवल पे 1990s में ही स्टार्ट किया गया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो पॉसिबल हुआ। 1993 में एक एजेंसी बनी जिसका नाम था इंटर NIC, जो कि इंटरनेट सर्विसेज तब प्रोवाइड करती थी। टिम बर्नर-ली ने क्या बनाया, इसने बनाया HTML वेब ब्राउजर, पहला इसने बनाया, वेब सर्वर इसी ने पहला बनाया। टिम बर्नर-ली का बहुत कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट में, तो इसका नाम आप नहीं बोलेंगे। तो अभी हमने पहले देखा था, हमारे पास रे टॉमलिंसन था जिसने पहले ARPANET में काम किया था और हमारे पास एक ईमेल बनाया था जिसकी मदद से हम डेटा को शेयर कर पाते थे इन 1971। अब उसके बाद फिर हमने देखा 1985 में हमारे पास टिम बर्नर-ली आया जिसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और जिसने वेब ब्राउजर बनाया, जिसने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाया, HTTP बनाया, वेब सर्वर बनाया, ये सारे काम इसी के हैं।
इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है जिससे कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, एक्सेस करें इंफॉर्मेशन को। आपको विकिपीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी वो आप इंटरनेट के ही जरिए ले सकते हैं। एंड सपोर्टेड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज। जैसे एक इंसान के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, किडनी होती है, लंग्स होते हैं, तो वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट जब करेंगे तभी एक इंसान अच्छे से रह पाएगा, अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। तो सारे डिवाइसेस का आपस में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है, आपस में लिंक्ड होना बहुत जरूरी हो, आपस में कम्युनिकेट अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई भी सिस्टम फंक्शन कर पाता है। इन द सेम वे हमारी इंटरनेट की एनाटॉमी हम आज पढ़ेंगे। हम देखिए इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब उनको हम ऑर्गन्स नहीं बोलते, हम उनको डिवाइसेस बोलते हैं। अब वो जो की कंपोनेंट्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर इंटरनेट, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, उसके पीछे कौन कौन से डिवाइसेस रेस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे कौन कौन से सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल है, वही हम इसकी एनाटॉमी में देखेंगे। जैसे हमने अभी देखा, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो आपस में शेयर कर पाए इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर पाए। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? आपका या मेरा मोबाइल फोन जिसे आप इंटरनेट एक्सेस ले पाते हो, उसको हम बोलेंगे क्लाइंट या क्लाइंट डिवाइस। इसके बाद आपके पास होता है सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। जब भी आपके क्लाइंट के कंप्यूटर में वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर जब भी रिक्वेस्ट भेजता है यानी यूआरएल लिखता है, वो यूआरएल आगे से रिसीव करता है इसका सर्वर। अगर आपने गूगल को ये रिक्वेस्ट भेजी तो गूगल सर्वर रिसीव करेगा, अगर आपने याहू सर्वर को ये मैसेज भेजी तो वो याहू का सर्वर रिसीव करेगा। इसी तरह नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस इन दोनों के बीच में कनेक्ट होते हैं, वो इस मैसेज को क्लाइंट से लेकर सर्वर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपका मॉडेम है, आपका नेटवर्क टावर है, आपकी कम्युनिकेशन चैनल्स है। फिर आप देखोगे आपके पास या तो कभी कभार केबल के जरिए इंटरनेट आता है, फाइबर के जरिए इंटरनेट आता है, सैटेलाइट वायरलेस इंटरनेट आता है। और नेटवर्किंग डिवाइस में आप देखेंगे राउटर, स्विचेस, गेटवे, ये सारे हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा तो आप जाके वो देख सकते हैं। और इन द मीन टाइम हमें अपने डेटा को सिक्योर भी रखना है, उसके लिए एनक्रिप्शन चाहिए। कौन सा एनक्रिप्शन हमें करना है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल आपको बताता है कि आपको कौन सा मोड ऑफ एनक्रिप्शन यूज करना है। रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैसेज है 1 2 3, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको अलग अलग पैकेट्स में स्विच करता है, जिसको हम पैकेट स्विचिंग बोलेंगे। यानी 1 का अलग पैकेट बनेगा, 2 का अलग, 3 का अलग पैकेट बनेगा। उसके बाद ही ये नेटवर्क पे भेजा जाता है, उसके बाद ही ये राउटर, स्विच या गेटवे तक पहुंचाया जाता है। क्या आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जिसको एमआरआई की फुल फॉर्म नहीं पता, यूएसजी की फुल फॉर्म नहीं पता? यानी जिस फील्ड में भी आप होते हैं वहां पे उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बीइंग ए कंप्यूटर स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इंटरनेट, जिसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। एक लिंक जिसको आप आज तक बोलते आए हैं उसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? एक सिंगुलर। रिसोर्स क्या होता है? जिसकी मदद से हमें कोई हेल्प हो। लोकेटर यानी ढूंढ के हमें दे देता है, ये आपको ढूंढ के देगा एक रिसोर्स। वो कोई वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है। अब यहां पे देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला प्रोटोकॉल, HTTP जो है वो प्रोटोकॉल होता है। डोमेन नेम क्या होता है? example.com। ये www क्या होता है? इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। AT क्या होता है? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर का क्या मतलब? जो भी आपके डिवाइसेस एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं वो अलग अलग पोर्ट नंबर्स के ही थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो उन डिवाइसेस तक हमें अगर डेटा पहुंचाना है तो हमें उनका पोर्ट नंबर भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। फाइल पाथ क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ए वेब पेज, जैसे वेबसाइट में एक पेज तक अगर आपको डायरेक्टली पहुंचना है तो उसका नाम आप वेबसाइट में डालते हो और उसी को हम फाइल पाथ बोलते हैं। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपके पास है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज एंड सफारी, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी। ये सारे आपके पास वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन जिनकी मदद से आप ये यूआरएल सर्च कर पाते हो थ्रू योर मोबाइल डिवाइस। आफ्टर दैट वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। यानी एक वेबसाइट जो है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। डिपेंड करता है कितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतने ही उसके पेजेस भी होंगे। जैसे आप देखोगे कोई अगर ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होती है उसके अकॉर्डिंगली पेजेस होते हैं। पहले आप आइटम्स सर्च करते हो, फिर उनको परचेज करते हो, फिर पेमेंट गेटवे होता है,
फिर आपका कार्ट होता है, इसी तरह अलग अलग आप देखो, या कोई वेबसाइट जिसके ऊपर लिखा होगा होम, रजिस्टर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये इसके पेजेस है अलग अलग। जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं और उसको हम बुक बोलते हैं, इसी तरह वेबसाइट में भी अलग अलग पेजेस होते हैं और उन सारे पेजेस में रिलेटेड एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है उसमें सारे पेजेस जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, यानी उन सभी में कश्मीर यूनिवर्सिटी का ही डेटा आपको मिलेगा, आपको वहां पे सिक्किम का डेटा नहीं मिलेगा। इस वेबसाइट को आप आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ ए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये URL को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में आपका DNS, और इसका नाम वेब सर्वर ढूंढता है विद द हेल्प ऑफ इट इज IP एड्रेस। तो डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का नाम जिससे आप उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर पाओ उसको आप बोलते हो डोमेन नेम। जैसे google.com, facebook.com, amazon.com। वेब पेज क्या होता है? इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो एक पेज को हम वेब पेज बोलेंगे जिसमें कोई टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, लिंक या मीडिया होगा। एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ ए वेबसाइट, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। और पहला पेज जो आपकी वेबसाइट का लोड होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। वही यहां पे लिखा है। होम पेज क्या होता है? मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट, जिसपे आपके अलग अलग लिंक्स होते हैं सारे पेजेस पे जाने के लिए। फर्स्ट पेज डिस्प्लेड व्हेन ए वेबसाइट इज ओपन। जब आप facebook.com लिखेंगे वहां पे जो पहला पेज आपके पास आएगा उसको हम होम पेज बोलेंगे। वहां पे लॉग इन करने के बाद फिर आप आगे जाओगे और वो सारे जो पेजेस आपके सामने आएंगे उनको आप बोलोगे वेब पेज। अब हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे हमने देखा हमारे पास वेबसाइट होती है, अब ये वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं। अब एक पेज अगर आप ओपन करो उसमें आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, और कुछ डेटा आपको ऐसा ब्लू कलर भी दिखता है जिसके अंदर एक लाइन होती है, उसको आप बोलते हो हाइपरलिंक। इस हाइपरलिंक की ही मदद से आप पेजेस को एक वेबसाइट में आपस में लिंक कर पाते हो। यानी यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आपके पास आएगा, अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस वाला पेज आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक क्या करता है? ये वेबसाइट में कंटेंट को आपस में कनेक्ट करता है, वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। टेक्स्ट, इमेजेस या बटन हो सकता है। कभी कभार आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो एक हाइपरलिंक हो सकता है, किसी इमेज पे क्लिक करोगे तो वो भी एक हाइपरलिंक हो सकती है, वीडियो पे क्लिक करोगे वो ओपन होगा तो वो भी एक हाइपरलिंक होती है। बटन कभी कभार आप सबमिट पे क्लिक करते हो, सेंड पे क्लिक करते हो, वो सारे हाइपरलिंक्स होते हैं जो कि आपके वेबसाइट को रिडायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ एन अंडरलाइन, या इनका डिफरेंट कलर होता है। कभी कभार अगर बार बार आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो या विजिट करते हो उसका कलर पर्पल हो जाता है। अब सर्च इंजन क्या होता है? यहां पे हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है। अब इस वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारी वेबसाइट्स हमने रखी है, लेकिन इनको यहां पे ढूंढना है ना, तो उसका काम करेगा आपका सर्च इंजन। अब आपके पास एक ही सर्च इंजन नहीं होता, आपके पास बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। जैसे ये वाला है गूगल का, ये है याहू का, ये है बिंग का, ये है डकडकगो का। अब ये क्या करेंगे? इन सभी का काम है यहाँ पे कोई चीज ढूंढना। ये तब ढूंढेंगे जब इनके पास रिक्वेस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स हैं। अब ये इंटरनेट के यूजर्स अलग अलग रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये रिक्वेस्ट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ गूगल के पास जाते हैं, कुछ याहू के पास जाती है। तो जो रिक्वेस्ट में लिखा गया, जो URL लिखा गया, वो ही याहू यहाँ पे ढूंढ के देगा और रिडायरेक्ट करेगा वापस क्लाइंट को, क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर। अब ये सेम ऐसा सिस्टम है जैसा एक दुकान में होता है। मान के चलो ये एक दुकान है, यहाँ पे इसके सेल्समैन बहुत सारे हैं। अब आप क्या करते हो? अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो आते हैं सेल्समैन के पास, उसको बोलते हैं हमें फलानी मेडिसिन चाहिए। तो ये जो है सेल्समैन, ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेके यहाँ पे सारी चीजों को ढूंढ के लाता है और इसको रिडायरेक्ट करता है, यानी इसको भेजता है। सेम यहाँ पे आप देखोगे गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, ये सारे सर्च इंजन यानी सेल्समैन की ही तरह काम करते हैं। जब भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रिक्वेस्ट भेजते हैं वो यही सारे यहाँ पे हैंडल करके जो डेटा है वर्ल्ड वाइड वेब में वो सर्च करके आपको दे देते हैं। इनके अपने अपने वेब क्रॉलर्स होते हैं जिनकी मदद से ये जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देख रहे हो कोई सेल्समैन जो है उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वो क्विक हो, जल्दी जल्दी चीजें आपको ढूंढ के दे देता है। इन द सेम वे हम यहाँ पे ज्यादातर गूगल सर्च इंजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये गूगल जो है ये बहुत फास्ट है, इसका इंटरफेस बहुत आसान सा है। तो इसीलिए जो ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो गूगल सर्च इंजन के पास जाते हैं, जो कि इनको यहाँ पे रिसोर्स ढूंढ के दे देता है। लेकिन हमें फिर पता होता है खाली गूगल ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी सर्च इंजन होते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट क्लियरली।
सर्च इंजन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कहां पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे। इसके अपने क्रॉलर्स होते हैं, इंडेक्सेस होती है जिससे ये बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल जैसे गूगल, याहू, बिंग एंड डकडकगो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपने सुना है जियो, एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल, ये सारे अगर नहीं होंगे तो आप तक इंटरनेट सर्विस नहीं पहुंच सकती। अगर आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए सिम परचेज करना पड़ता है। सिम आप किससे परचेज करोगे? उसको आप बोलोगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें आपका एयरटेल, जियो, बीएसएनएल आता है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट सर्विसेज, जिसे आप इंटरनेट यूज कर पाते हो, इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो, इसे सर्च कर पाते हो या इसकी मदद से कम्युनिकेट कर पाते हो। अब अपलोडिंग क्या होता है? कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर से इंटरनेट की ओर भेजना, उसको आप अपलोड बोलोगे। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया, फेसबुक पे अपना वीडियो अपलोड किया, स्नैपचैट पे अपना वीडियो आपने अपलोड किया। अपलोड होता है फोन से अपना एलिमेंट्स, आप इस डेटा उठा के इंटरनेट पे भेजना। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में डेटा लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड का क्या मतलब? इंटरनेट से मैं कोई चीज उठा के लाऊंगा और अपने मोबाइल या कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड का मतलब है रिसीविंग डेटा, अपलोडिंग का मतलब है सेंडिंग डेटा। इसमें क्या क्या डाउनलोड हो सकता है? म्यूजिक हो सकता है, वेब पेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती है, या कोई भी टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। अब रिकैप करते हैं। अब हमने देखा इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया में जो भी डिवाइस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हाइपरलिंक क्या है? जो वेब पेजेस को एक वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करता है, आपस में लिंक करता है। सर्च इंजन क्या होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन ढूंढ के देता है वर्ल्ड वाइड वेब में। डोमेन नेम क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी सारी वेबसाइट्स है उनका अलग अलग नाम है और उन्हीं नामों को हम बोलते हैं डोमेन नेम। हम अपलोड डेटा करते हैं और डाउनलोड इंफॉर्मेशन करते हैं। So this is all for this lecture. If you have any sort of confusion related to this topic, do let me know in comment section and I will get back to you. Thank you for listening. Have a good day.